Hello everyone, welcome to Backup Biology and welcome to super awesome series on NCERT NEET Biology of class 11th। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस और आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट कैटेगरीज को पढ़ा था लाइक किंगडम, डिवीजन, फाइलम, class, order, family, genus, species. Kingdom is the highest taxonomic category and species is the lowest and basic taxonomic category. और हमने ये भी स्टडी किया था कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज वी यूज टू थिंक। सो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल के टाइम से ही काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट ने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये वाला कंसेप्ट उस टाइम से ही चलता आ रहा है, बट अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया था टू क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्लांट्स को उसने ट्रीज, श्रब और हर्ब्स में डिवाइड किया था। एनिमल्स को दो ग्रुप्स में किया था, यानी कि वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था एंड वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था। फिर देखिए लिनियस का टाइम आया, तो लिनियस के टाइम पे भी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज़ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया डेवलप हो चुका था। तो देखिए लिनियस ने अपने बुक सिस्टेमा नेचुरा जो कि 1758 में पब्लिश हुई थी, सो इस बुक में प्लांट्स को किन क्राइटेरिया के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है और एनिमल्स को किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, ये सब मेंशन था। सो देखिए मेरी जो प्रीवियस वीडियो है द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, तो बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने 2 किंगडम सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया है, 3 किंगडम सिस्टम के बारे में भी डिस्क्राइब किया है, 4 किंगडम सिस्टम के बारे में भी डिस्क्राइब किया है एंड 5 किंगडम सिस्टम के बारे में भी डिस्क्राइब किया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो सो दैट आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सकें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए किंगडम प्लांटी में प्लांट्स को इंक्लूड किया गया था, किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स को इंक्लूड किया गया था। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस की कुछ ड्रॉबैक्स थी। क्या क्या ड्रॉबैक्स थी? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच भी डिफरेंशिएशन नहीं की गई थी। फोटोसिंथेटिक दैट इज ग्रीन एल्गा एंड नॉन फोटोसिंथेटिक दैट इज फंजाई ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एनिमल्स वाज इजीली डन, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे जो कि ना तो प्लांट किंगडम में फिट बैठते थे और ना ही एनिमल किंगडम में फिट बैठते थे। हेंस the 2 kingdom classification system for a long time was found inadequate. So इस तरह से 2 kingdom system of classification was inadequate. So, धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रोस मॉर्फोलॉजी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करना शुरू किया जाने लगा। अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सब डिस्कस किए जाने लगे और स्पेशली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसिडर किया जाने लगा, जिसे कि हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। The plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems. दोनों ही सेम ही रही सारे सिस्टम में, बट ये हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ ग्रुप्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया। नाम जो है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम आज भी एग्जिस्ट करता है, बट क्राइटेरिया जो हो गए टाइम टू टाइम चेंज होते चले गए। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। तो इस तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में धीरे धीरे से डेवलपमेंट देखने को मिली है और आज के टाइम का सबसे वेल एक्सेप्टेड biological system of classification है that is 5 kingdom classification system which was proposed by R.H. Whitaker in 1969। ईयर आपने याद रखना है, ठीक है। इन्होंने 5 किंगडम्स बताई हैं। कौन कौन सी? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। एंड द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय R.H. Whitaker इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेलुलर लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्टोट्रॉफ है, ठीक है। रिप्रोडक्शन यानी कि ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर किया गया है इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय द R.H. Whitaker। ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से MCQ बन सकता है कि कौन से क्राइटेरिया जो है R.H. Whitaker ने कंसीडर किए हैं या कौन से क्राइटेरियाज को कंसीडर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा टेबल दे रखा है जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं 5 किंगडम्स की। सो सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम मोनेरा। सेल टाइप है ये प्रोकैरियोटिक, यानी कि इनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर किसी भी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। देन
बाकी की जो 4 किंगडम्स हैं, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लेंटी, किंगडम एनिमिलिया, ये सभी के सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं। दैट इज़ इनके सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल की अगर बात करें तो किंगडम मोनेरा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके सेल्स में सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी, बट वो पॉलीसेक्राइड्स की बनी होगी प्लस अमाइनो एसिड की, बट सेलुलोज एब्सेंट होगा। देन किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बात करें, जनरली इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। बहुत ही रेयर मेंबर्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो मॉडिफाइड सेलुलोज की बनी होगी या कुछ मॉडिफाइड शुगर्स की बनी होगी। ठीक है, फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट दैट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, इंपॉर्टेंट है। देन इन किंगडम प्लांटी सेल वॉल इज प्रेजेंट, बट दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इंपॉर्टेंट। एंड एनिमिलिया किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनके सेल्स में किसी भी तरह की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं उनके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सभी किंगडम के जो मेंबर्स हैं उन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा फंजाई की अगर बात करें मल्टी सेलुलर होती हैं, बट देयर सेल्स आर नॉट अरेंज्ड इन टिश्यूज, लूज टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। प्लांटी में टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। एनिमिलिया में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं एंड हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं by the process chemosynthesis and photosynthesis। हेट्रोट्रॉफ हैं तो सेप्रोफिटिक होंगे या तो पैरासाइट होंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स भी ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफ में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेसिस, नॉट कीमोसिंथेसिस। फंजाई की अगर बात करें तो ये सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक हैं, दीज आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। जनरली ये सेप्रोफेटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। किंगडम प्लेंटी की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। एनिमिलिया किंगडम की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है। होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक एंड सम अदर मोड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। और ये जो पैराग्राफ है ये रिसेंटली ऐड किया गया है, लेटेस्ट एडिशन ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो इसमें द 3 डोमेन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain and thereby a 6 kingdom classification। important है, मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका मैंने टाइटल अभी आपको बताया है। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो सो दैट आप इस कंसेप्ट को मिस ना कर सकें। तो देखिए 3 डोमेन सिस्टम में क्या है, 3 डोमेन बताए गए हैं, द आर्किया, द बैक्टीरिया एंड द यूकैरिया। तो क्या किया गया है, किंगडम मोनेरा के ही 2 डोमेन बना दिए गए हैं, द आर्किया एंड द बैक्टीरिया एंड यूकैरिया डोमेन में ये चारों किंगडम्स प्लेस कर दी गई हैं। तो 4 यहाँ से आ गई किंगडम्स और 2 मोनेरा से, तो टोटल कितने हो गए, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। नाउ प्रोसीड करते हैं फर्दर। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट influenced the classification system। earlier classification system में क्या था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको प्लांट्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया था। द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। इस बेसिस के ऊपर इन सभी को प्लांट किंगडम में डाल दिया गया था। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन वन अनदर in other characteristics। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green alga, that is cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक ही साथ ग्रुप कर दिया गया था। It also grouped together the unicellular organisms and multicellular organisms, for example Chlamydomonas and Spirogyra, इन सबको एक साथ ही डाल दिया था एल्गा के अंदर। The classifications did not differentiate between the heterotrophic groups like fungi and the autotrophic groups like green plants, though they also showed the characteristic differences in their wall composition। The fungi had chitin, हमने अभी पढ़ा, in their cell walls, while the green plants had a cellulosic cell wall। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, that is kingdom fungi। All prokaryotic organisms were grouped together under a kingdom, that is kingdom Monera। So सिर्फ kingdom Monera में ही prokaryotics को ग्रुप कर दिया गया है, ठीक है। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया है।
किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला जो कि पहले एल्गी की पार्ट थी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। पैरामीशियम और अमीबा को पहले कहाँ पे प्लेस किया गया था? एनिमल किंगडम में। क्यों प्लेस किया गया था? क्योंकि दे डू नॉट हैव सेल वॉल। It has put together organisms which, in earlier classifications, were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्राइटेरियाज चेंज होते गए और क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी चेंजेस देखने को मिलते गए और अब हम अपडेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं with the time. This kind of changes will take place in future too, depending on improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. So we can't forget to include evolutionary relationships for the classification of different organisms in different categories. ये आपने याद रखना है। आने वाले टाइम में भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी लिविंग वर्ल्ड को लेके, वैसे वैसे बहुत ही प्रिसाइज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमें देखने को मिलेंगी। ओवर द टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट फाइलोजेनी को अब कंसीडर करना शुरू कर दिया है। मैंने पहले भी बताया है फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा। सो जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सबको किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया है। दीज आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, चाहे हवा है, पानी है, सॉइल है। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी ये पाए जाते हैं लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस एंड फ्यू अदर हैबिटेट्स वेयर लाइफ फॉर्म्स कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है। मैनी ऑफ देम लिव इन आर ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। तो बैक्टीरिया को 4 मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। फर्स्ट वन है कोकाई, सेकंड वन है वेसिलाई, थर्ड वन है स्पाइरिलिया, फोर्थ वन है विब्रियो। तो कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी शेप राउंड होती है। बेसिलाई जो बैक्टीरिया होते हैं ये रोड शेप्ड होते हैं। स्पाइरिलिया बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी स्पाइरल शेप होती है और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है फॉर द लोकोमोशन। एंड कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है विब्रियो कैटेगरी में। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. And compared to many other organisms, they also show most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, यानी कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic. So majority of bacteria जो हैं वो heterotrophs होते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। That is, they depend on other organisms or on dead organic matter for food. बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है, आर्किया बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया जो है काफ़ी स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। ये बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं लाइक एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्शी एरियाज। तो जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहा जाता है। जो हॉट स्प्रिंग्स यानी कि हॉट टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशंस में देखने को मिलते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है। मार्शी एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज को मिथेनोजेंस कहा जाता है। आर्किया बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग देयर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि ऐसा क्यों है, वाई दे आर एबल टू सर्वाइव इन दीज एक्सट्रीम कंडीशंस। तो आंसर था ड्यू टू presence of ether linkages in the cell wall of archaea bacteria. Please go through that video, don't miss that video. I have discussed very important facts in that video, and this feature is responsible for their survival in the extreme conditions. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane gas, that is biogas, from the dung of these animals. Then यू बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है and they have a very rigid cell wall, and if they are motile they have flagellum. The cyanobacteria also referred to as blue green algae and have chlorophyll A. important है, नोट डाउन करना है आपने। and this chlorophyll A is similar to green plants and are photosynthetic autotrophs, very important. The cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, and they may be found in freshwater, marine water, terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath, important. So इस डायग्राम में साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गा को दिखा रखा है। सो ये सिंगल सेल रिप्रेजेंट कर रहा है
ब्लू ग्रीन एल्गा का, और ये कॉलोनीज में पाई जाती हैं। एंड इनकी पूरी कॉलोनी जो है वो म्यूसिलिजेनियस शीथ से ढकी हुई होती है, दैट इज जिलेटेनियस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सो पोल्यूशन का इंडिकेशन कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गा। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हेट्रोसिस्ट दिखा रखे हैं तो पूछ सकते हैं कि हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं। हेट्रोसिस्ट जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गा से बिलोंग करते हैं एंड दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो हेट्रोसिस्ट नॉस्ट्रोकैरानाविना में पाए जाते हैं। देन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है। एंड ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे वो यूज करते हैं फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल, सल्फर साइकिल में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। अगर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो तो डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा डेड डिकेइंग मैटर का। सो ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स एंड दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, fixing nitrogen in legume roots. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well-known diseases caused by bacteria. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, जिसमें क्या होता है एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है। इस फिगर में फिजन दिखा रखा है। देखिए फिजन में क्या होता है, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की डिवीज़न होगी, यानी कि डीएनए जो है वो डुप्लीकेट करेगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, दैट इज सेल डिवीज़न होगी। इस तरह से सिंगल सेल से दो सेल्स बनते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो देखिए स्पोर्स जो होते हैं वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में ही बनते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तब जर्मिनेट करते हैं। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the another bacterium. Very important है। So question बन सकता है कि क्या बैक्टीरिया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं? Yes, by transferring DNA from one bacterium to other. The mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. They are smallest living cells known and can survive without oxygen. Very important. They do not have cell wall. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants as well. So आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की जाएगी। So stay tuned. And don't forget to like the video and subscribe the channel. Thank you everyone.